नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की। साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये कई बार सिर्फ आपके सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट में ही नहीं, बल्कि जब हम बात करें नेट जेआरएफ की तो उन एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम सी सेट की बात करें तो सी सेट में भी कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ के अकॉर्डिंग, आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और ज़्यादातर जो है वीडियो यूट्यूब पे इससे संबंधित पढ़े नहीं हैं, और जो वीडियो पढ़े भी हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कम किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो बात करेंगे हम लोग शिक्षा में संप्रेषण, कम्युनिकेशन इन टीचिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन इन टीचिंग, इसमें जानेंगे क्या हम, तो इसका अर्थ जानेंगे कि वास्तव में कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है और किस तरह से ये शिक्षा में, हमारे शिक्षण कार्य में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो सिर्फ शिक्षा में नहीं, इसके साथ साथ एक तरह का ये एक जीवन कौशल भी है, लाइफ स्किल भी है कि बिना संप्रेषण के, बिना संचार के एक व्यक्ति जो है वो बेहतर अपना भविष्य नहीं बना सकता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग शिक्षा में संप्रेषण की, कम्युनिकेशन इन टीचिंग में। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में जो सामान्य तौर पर हम बात करेंगे इसके अर्थ की, वो ये है कि किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या भेजना। कोई एक सूचना है, कोई संदेश है, उस संदेश को कोई एक जो व्यक्ति है जो भेजेगा वो एक सेंडर कहलाएगा, और वो फिर सूचना किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगी, वो रिसीवर कहलाएगा। बस सूचना देने वाले से सूचना लेने वाले तक वो चीज़ पहुंच जाए, हम सामान्य तौर पर इसे ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका अर्थ जो है काफ़ी व्यापक है। अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो जैसे एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। अब शिक्षा की रीढ़ की हड्डी इसे क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया? जबकि अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचा देना मात्र इतना ही कम्युनिकेशन सामान्य तौर पर है, तो फिर ये इतनी बड़ी बात क्यों कही गई? तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि अगर हम इसके व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जिस तरह से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं और वो बात आप तक पहुंच जाए, बस। इसके आगे भी है, इसके आगे ये है कि जो मैसेज, जो संदेश, जो सूचना एक सेंडर भेज रहा है, और भेजने के बहुत सारे माध्यम भी हो सकते हैं, है ना। वो माध्यम आज जैसे जैसे देश या दुनिया विकसित हो रही है, वैसे वैसे जो हैं ये सूचनाएं, इंफॉर्मेशन देने के जो माध्यम हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है। जैसे आज हम आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, और सही मायने में देखा जाए तो इसका बेहतर उपयोग अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हो रहा है, क्योंकि ये भी एक आईसीटी ही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आप तक भेज पा रहे हैं। तो ये एक आईसीटी, एक ये प्रयोग है। कम्युनिकेशन में बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन में बहुत सारे विकास देखने को मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, वही आईसीटी है। ठीक है, वही आईसीटी है। तो मैं ये बताने जा रहा था कि जैसे मैंने कोई सूचना आपको दी, मैं कोई संदेश मैंने आपको दिया, तो वो संदेश आप तक पहुँचे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में वो संदेश आप तक पहुँचा है और उस संदेश को आप बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो संदेश, जो सूचना शुरुआत से, जो उसका स्रोत है, जहाँ से वो सूचना चली थी और जहाँ तक उसको जाना है, वहाँ तक वो सूचना, वो संदेश पहुँचते पहुँचते एकदम बदल जाता है, उस पर परिवर्तन आ जाते हैं। वो जहाँ से चला था वो संदेश कुछ और था, और जहाँ पहुँचा जिसके पास, वो मैसेज जो है कुछ और ही था, है ना। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कम्युनिकेशन गैप नाम देते हैं। और ये हमारे बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, और ख़ासकर हमारे समाज में जो एक दूसरे
ऐसे लोग बात करते हैं, वहाँ भी हमें देखने को मिलता है। और एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जो है वो क्या हो जाती हैं, परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, गलतफहमियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो में मैं आपको लास्ट बीच में दिखाऊंगा कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन गैप है वो होता है। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगे। वो फनी वीडियो है। हालांकि हम यहाँ पर बात करते हैं तो संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। एक शिक्षक बिना संप्रेषण के अपनी बात को छात्रों तक बेहतर ढंग से नहीं पहुँचा सकता। तो शिक्षक अपनी बात जब बच्चों तक पहुँचाए और बच्चे सिर्फ उस बात को सुने ही नहीं बल्कि उसको समझे भी, और समझ करके अगर वो उसका फीडबैक देते हैं, तब हम ये कहेंगे कि अब हमारा जो संप्रेषण है वो पूर्ण हुआ है। अगर एक प्रश्न आपसे मैं पूछूं कि संप्रेषण पूर्ण कैसे होता है, तो संप्रेषण पूर्ण तब माना जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात आप तक पहुंची, आपके कान तक पहुंची, और इसके बाद कान के अलावा मस्तिष्क में भी पहुंचनी चाहिए और वो समझ में भी आनी चाहिए। और समझ में आने के बाद जब आपको समझ में आएगी तभी आप एक बेहतर फीडबैक, एक बेहतर प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। और अगर आप सच में वही चीज़ जो आपने सुनी है, समझी है, उसी को आप दोबारा बता पा रहे हैं, तो हम वहाँ ये माना जाएगा कि बेहतर ढंग से जो है वो संप्रेषण यहाँ पर संचालित हुआ है, बेहतर ढंग से संप्रेषण कौशल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानते रहिए। इस देखिए, एक शब्द जिसे हम बात करें संप्रेषण, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन प्रेषण आएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? समान रूप से भेजा गया, समान रूप से भेजा गया। अंग्रेजी का जो शब्द है कम्युनिकेशन, अगर इसकी बात करें तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस, इससे बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है सामान्य करना या सामान्यकरण करना, एक जैसा एकदम कर देना, मिला देना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि प्रेषक है, जो सेंडर है, उसने क्या किया कि अपना मैसेज भेजा। और मैसेज भेजने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे मैं आपको, लोग व्हाट्सअप कर देते हैं, फेसबुक मैसेज कर देते हैं। अब तो इतने सारे माध्यम हो गए हैं सोशल मीडिया के, वो सारे के सारे माध्यम हो सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति के हाव भाव होते हैं उनके माध्यम से भी मैसेज सेंड किया जाता है, जो व्यक्ति की भाषा है उसके माध्यम से सेंड किया जाता है, व्यक्ति के जो इशारे होते हैं उन इशारों के माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें तो कम्युनिकेशन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिर्फ मनुष्य ही नहीं करते बल्कि अन्य जो जीवधारी हैं वो भी करते हैं। बस अंतर ये है कि मनुष्य जो है बेहतर ढंग से संप्रेषण करता है, उसके तरह तरह के उसके प्रकार हो सकते हैं, तरह तरह के उसके माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जीवधारी जो हैं उनका इस तरह से तमाम प्रकार और उनके माध्यम नहीं हो सकते हैं। पशु पक्षी भी संप्रेषण करते हैं, वो अपनी भाषा में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जीवधारियों में देखी जाती है, लेकिन इसका बेहतर प्रयोग जो है वो मानव या मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रेषक किसी माध्यम में अपने संदेश को भेजेगा किसी माध्यम के द्वारा, और प्राप्तकर्ता तक वो मैसेज अगर पहुंचता है और उसकी प्रतिपुष्टि अगर मिलती है उस प्राप्तकर्ता के द्वारा, तो हम ये मानेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ है। कुछ परिभाषाएं हैं जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि पहली परिभाषा है कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया है। और ये किसने कहा है? कीश महोदय की ये परिभाषा है कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी जो समझ है मैं उस समझ के मुताबिक आपको कुछ मैसेज दूंगा, आपको कुछ सूचनाएं दूंगा, वो सूचनाएं जो हैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर वो पहुंचती है तो हम ये मान लेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हुई है। दूसरी परिभाषा की बात करेंगे तो दूसरी परिभाषा है कि वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे मानव को प्रभावित कर सकता है संचार के अंतर्गत आते हैं। ये परिभाषा वीवर महोदय के द्वारा दी गई है। ठीक है, तीसरी परिभाषा की अगर बात करें, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का
पारस्परिक आदान प्रदान है और ये परिभाषा न्यूमैन एवं समर के द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा बहुत अच्छी है कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों, जरूरी नहीं है कि संचार माध्यम में सिर्फ दो ही व्यक्ति हों, दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो एक तरीके का ये जन संचार भी हो गया है ना। तो अब यहाँ क्या है कि जो फैक्ट हैं वो, या जो मेरे विचार हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, इमोशंस जो हैं, उनका पारस्परिक आदान प्रदान जो है वो अगर हो तो हम ये मानेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है। अर्थात सिर्फ मेरी भावनाएं आप तक ना पहुंचे, बट आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, आपके विचार भी हमारे तक आए। इस तरीके से जब पारस्परिक आदान प्रदान होगा तब हम ये मानेंगे कि वास्तव में अब जो है वो कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है। ठीक है, तो मैंने कम्युनिकेशन गैप के बारे में यहाँ पर बात कर भी ली और मैंने ये भी बताया कि संप्रेषण कब पूर्ण माना जाएगा। संप्रेषण तब पूर्ण माना जाएगा जब कोई प्रेषक अर्थात सेंडर जो सूचना या संदेश आप तक पहुंचा रहा है, वो संदेश आप तक पहुंच रहा है, इसका हमें प्रमाण मिल जाए। अर्थात अगर आप मेरे प्रश्नों का या पढ़ाई गई चीज़ का मैं अगर आपसे प्रतिपुष्टि चाहूँ, अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ तो आप वैसे ही उसका आंसर दें जिस तरीके से मैंने उसको बताया हुआ है, तब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई है। और संप्रेषण सिर्फ एक शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। संप्रेषण एक लाइफ स्किल भी है, एक जीवन कौशल भी है। अर्थात जितना बेहतर ढंग से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है, अपनी बात को बेहतर ढंग से कह सकता है, हम ये मान सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है समाज में बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर पाएगा और अपना प्रभाव वो जमा पाएगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को हम प्रतिभाशाली की सूची में भी डाल सकते हैं, प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी बात को किसी दूसरे तक कितना बेहतर ढंग से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और ये हम तभी जान सकते हैं जब सामने वाला उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ करके हमें उसका जवाब दे। ठीक है, तो ये एक जीवन कौशल भी है और हमें इस जीवन कौशल में दक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा समस्याएं आती हैं और ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। अभी हम विशेषताओं की बात करेंगे तो देखेंगे कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। संप्रेषणीय संचार की विशेषताएं, जैसे पहली विशेषता यहाँ पर दी गई है कि संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेषक के द्वारा जो सूचना दी गई है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए, बस यही कम्युनिकेशन है, नहीं, बल्कि प्राप्तकर्ता जो है उसका फीडबैक दोबारा प्रेषक को दे और वो प्रेषक जो है उससे संतुष्ट हो जाए, तब हम ये कहेंगे कि अब हमारा कम्युनिकेशन पूर्ण हुआ है। संप्रेषण की प्रक्रिया अब पूर्ण है और इसी वजह से इसे द्विमार्गी प्रक्रिया भी कहा जाता है। ओके, राइट। दूसरा देखते हैं यहाँ पर विशेषता, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम अपने समाज में जो सोशल इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच में रह करके जो अंतरक्रिया करते हैं, वो अंतरक्रिया वास्तव में कितना प्रभावी रहेगी ये हमारे संप्रेषण कौशल पर डिपेंड करता है। और संप्रेषण कौशल पर डिपेंड कैसे करेगा? क्योंकि हम जितना बेहतर ढंग से व्यक्ति को समझा पाएंगे, हम जितना बेहतर तरीके से हम किसी से बात कर पाएंगे, तो हम ये माना जाएगा कि वास्तव में वो व्यक्ति जो है वो संप्रेषण कौशल में बहुत ही अच्छे तरीके से दक्ष है। और मैंने पहले ही बताया कि बिना संप्रेषण के समाज में रहना संभव नहीं है। आपको समाज में रह कर के लोगों से बातचीत करनी ही पड़ेगी, उनसे बोलना ही पड़ेगा, और तभी जाकर के क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है तो लोगों से बातचीत करना ही है। और जितना अच्छे से आप कर पाएंगे, जितना बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे, ये माना जाएगा कि आप संप्रेषण कौशल में दक्ष हैं। तो इसके बिना समाज भी संभव नहीं है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा हूं तो मेरा एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा में संप्रेषण कितना फायदेमंद होगा और ये संप्रेषण क्या है, इसका अर्थ वास्तव में आप तक पहुंचे। ठीक है, वहां तक पहुंचे, और ये अगर वो पहुंच रही है तब हम मानेंगे कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ। तो बिना उद्देश्य के संप्रेषण
स्थापित भी सही से नहीं होता। अब जैसे मैं एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थी होंगे, छात्र होंगे, जो कि हो सकता है कि उनके लिए ये जो वीडियो है लाभदायक ना हो, ऐसा उनको लगे। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो देखिए उनका उद्देश्य यहाँ पर नहीं है, तो वो वीडियो देखेंगे भी लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, संप्रेषण पूर्ण नहीं होगा। अगर यहाँ उद्देश्य नहीं होता मेरा, तब भी हमारा कम्युनिकेशन सही से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि इन चीज़ों को मैं आप तक समझा पाऊँ, इसीलिए संप्रेषण आपसे स्थापित कर रहा हूँ। और यही एक कारण है कि इसे हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, निरर्थक प्रक्रिया नहीं है। चौथा पॉइंट्स ये है कि संप्रेषण ज्ञान स्थानांतरण की प्रक्रिया है, अर्थात जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे जानकारी है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना, उस नॉलेज का स्थानांतरण करना, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन के द्वारा ही हो संभव है। बिना संप्रेषण के, बिना संचार के ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे पांचवा पॉइंट कि संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक चक्र बनाया हुआ है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि संप्रेषण किस तरह से एक चक्रीय प्रक्रिया है। देखिए सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे प्रेषक से, कि एक सेंडर होगा, कोई एक सूचनाएं भेजने वाला होगा। ठीक है, वो सूचनाएं या संदेश अपने क्या करेगा, भेजेगा। और भेजने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे सूचनाएं फ़ोन के माध्यम से दी जा सकती हैं, सूचनाएं व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी दी जा सकती हैं, सूचनाएं फेस टू फेस दी जा सकती हैं, सूचनाएं इशारे करके भी दी जा सकती हैं, है ना। तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, अलिखित हो सकते हैं। तो तमाम तरह के, मैं एक वीडियो जो इसके बाद बनाऊंगा उसमें मैं यही बताऊंगा कि वास्तव में संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, किन किन माध्यम से हम अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं आज के युग में। वो मैं दूसरे सेकंड पार्ट में बात करूंगा। तो बहुत सारे माध्यम होंगे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर क्या होगा कि ग्राही जो है, जो रिसीवर होगा, वो उस संदेश को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के उपरांत वो उसका फीडबैक भी देगा, प्रतिपुष्टि भी देगा। तो इस तरह से ये एक पूरा चक्र स्थापित होता है, जिसे हम क्या कहेंगे कि संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक सूचना हमने पहुंचाई, एक संदेश हमने पहुंचाया, उसका कोई माध्यम हुआ, ग्राही तक पहुंची, उसने उसका फीडबैक दिया, फिर दूसरी सूचना, इस तरह से जो है ये पूरा चक्र जो है निरंतर चलता रहेगा, और ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक वो अपने समाज में संप्रेषण स्थापित करता रहता है। ओके, आगे हम बात करेंगे छठवें पॉइंट की। कहा गया है कि संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि व्यक्तिगत समझ। देखिए बात यह है कि जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, उस कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ या कोई आपसे कह रहा है, तो वो बात आप तक वास्तव में सही से तभी पहुँचेगी, वो आपके व्यक्तिगत समझ पर डिपेंड करती है। मान लो आपकी समझ कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, तो यहाँ से सेंडर ने तो बहुत अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को भेजने की कोशिश की, तरह तरह के माध्यम का उपयोग किया, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो सूचना आप तक बेहतर ढंग से तब पहुँचेगी जब आपकी व्यक्तिगत समझ अच्छी होगी। तो एक ही सूचना कई लोगों में तरह तरह से पहुँचती है, और उसके कई कई अर्थ भी लोग लगा लेते हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, जिस पर मैंने बात की है उस वीडियो में देखिए आप, उसमें जो सूचना शुरू में दी गई थी वो सूचना बार में बढ़ते बढ़ते उसने अपना स्वरूप ही बदल लिया। ठीक है, तो ऐसा जो है हमारी व्यक्तिगत समझ पर डिपेंड करता है, हमारी मनोदशा कैसी है उस पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है कि संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। देखिए संप्रेषण के माध्यम से हम समाज में बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन एक लाइफ स्किल है। आप समाज में संबंध अच्छे स्थापित तभी कर पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बहुत सारे आपने महापुरुषों को सुना होगा, बहुत सारे राजनेताओं को आपने सुना होगा, जो कि इस तरह से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं कि लोग उनके पीछे पीछे भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, उनकी एक झलक, उनकी एक शब्द सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है वो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर भी डिपेंड करता है।
जैसे वर्तमान में अगर एग्जाम्पल लूँ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इतना बेहतर ढंग से अपना संप्रेषण स्थापित करते हैं कि जनता एकदम वाह विभोर हो जाती है, सुन करके उसको बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये एक कला है जो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए, और खासकर अगर शिक्षक की बात करें तो उस पर तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के अंदर अगर संप्रेषण स्थापित करने की कला नहीं है तो फिर शिक्षण प्रक्रिया अक्सर हम असफल ही देखेंगे, है ना। तो शिक्षण प्रक्रिया जो है वो असफल हो जाएगी अगर संप्रेषण कौशल एक शिक्षक के अंदर बेहतर नहीं है। लास्ट पॉइंट है 8वां कि संप्रेषण वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट्स ये है, जैसे कि हम आपसे संप्रेषण स्थापित कर रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, तो ये तो हो गया कैसा, ये हो गया वैयक्तिक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषण स्थापित करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये अवैयक्तिक भी होता है। अवैयक्तिक का मतलब हम कई बार देखा होगा कि लोग अपने आप से चर्चा करते हैं, आत्मचर्चा, आत्म मंथन, है ना, अपने आप से बात करना, ये क्या है, अवैयक्तिक कम्युनिकेशन है। अपने आप से कम्युनिकेशन स्थापित करना, ये क्या है, अवैयक्तिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से किया जा सकता है। ये जो मुख्य इसकी विशेषताएं थी उस पर हमने बात की। बहुत ज़्यादा इस पर बात करने से हो सकता है कि चीज़ें समझ में ना आए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में इस कम्युनिकेशन के और कितने कितने प्रकार हो सकते हैं, उनके कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।